जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है बच्चों? यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। 1-2 मिनट ठहर जाएँ और ज़रा कुछ बच्चे और आ जाएँ, फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। चलें जी, हम शुरू करते हैं। आज इस चैप्टर का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूसरा लेक्चर है। चैप्टर 14। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? देखें, force required to move the electron in the circuit is called electromotive force. फोर्स जो सर्किट में इलेक्ट्रॉन को मूव करने के काम आती है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। The force required to move the electron in the circuit is called electromotive force. सर्किट में मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, यानी हमारे पास एक सर्किट लगा हुआ है तो मूव करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स उस पर लगाई जाती है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम कहेंगे। कंसिडर ए कंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी। एक कंडक्टर को या वायर को हमने बैटरी के अक्रॉस लगाया हुआ है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे। द इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन इट, इसमें करंट बह रहा है। द करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है जो कंडक्टर में है। आपको पहले भी बताया जितने कंडक्टर हैं, अभी आगे भी आएगा, तमाम वो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें मौजूद होते हैं। ऑल द कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं कंडक्टर के अंदर। ठीक है, कंडक्टर क्या है आपको पता है। ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर, जितने मेटल हैं वो सारे कंडक्टर होते हैं। दीज मूविंग इलेक्ट्रॉन फेस रेजिस्टेंस टू देयर कुलियन विद द एटम ऑफ कंडक्टर। अब एटम या मालिक्यूल जो कंडक्टर के हैं इनके साथ ये टकराते हैं और इनमें रेजिस्टेंस या मज़ाहमत पैदा होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ज़ाहिर है जब टकराएंगे तो रुकेंगे, ये रेजिस्टेंस पैदा होगी। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन यूज देयर एनर्जी टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं इस रेजिस्टेंस पे गलबा हासिल करने के लिए। ठीक है, एंड दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। अब ये एनर्जी जो है वो पीछे जो बैटरी लगी हुई है वो प्रोवाइड करती है टू द फ्री इलेक्ट्रॉन बाय चेंजिंग इट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बैटरी में क्या होती है? केमिकल होते हैं, तो उसको हम कहेंगे केमिकल एनर्जी है। और वो क्या चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने के काम आती है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये एक हमारे पास कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। ये मैं आपको किसी लेक्चर में बता दूंगा कि हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे लेते हैं। ठीक है, कल मैं आपको ये लाजमी बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम क्यों लेते हैं। ये टेस्ट चार्ज होता है, उसको हम टेस्ट चार्ज या टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और जिस तरह वो मूव करता है तो वहाँ पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी। ये कल मैं एक स्लाइड बना के ना वो आपको ये मैं समझा दूंगा कि ये देखें इन्होंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ लगाई हुई नेगेटिव की तरफ। तो अब ज़ाहिर है टेस्ट चार्ज या टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एक हम लेते हैं, वो उसमें 1 कूलम चार्ज होता है, वो हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है।
और अगर हम पॉजिटिव चार्ज के करीब रखेंगे तो वो रिपेल करेगा, तो वही डायरेक्शन हो जाएगी। कल मैं एक छोटी सी एक स्लाइड बना के आपको मैं बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर विद नेगेटिव पोटेंशियल टू द अदर एंड विद हायर पोटेंशियल। अब यहाँ पे उन्होंने हायर पोटेंशियल पॉजिटिव को कहा हुआ है, हालांकि मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, लेकिन वो जो हमारा कंसेप्ट है करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से पॉजिटिव को हमने हायर पोटेंशियल कहा हुआ है। व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, then it order to complete the circuit, battery should provide a force of repulsion to these electron। बैटरी जो है force of repulsion इन इलेक्ट्रॉन पे लगाएगी, so that these electron may become able to move through the electrolyte, के ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोलाइट में मूव कर सकें from positive to negative terminal of the battery, and this is called electromotive force। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहते हैं। द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ बैटरी इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब कहते हैं ईएमएफ जो है ना बैटरी का, अगर बैटरी मैंने पहले भी आपको कहा है कनेक्ट नहीं की हुई, तो जो बैटरी का पोटेंशियल है उसको ईएमएफ कहेंगे हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये लफ्ज़ बहुत दफ़ा अगली क्लासों में जब आप जाएंगे तो ये इस्तेमाल होगा। तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी का जो पोटेंशियल है, मसलन बैटरी 10 वोल्ट की है या 20 वोल्ट की है, तो वो अगर कनेक्ट नहीं की हुई सर्किट के साथ तो उसको ईएमएफ कहते हैं। अगर कनेक्ट हो जाती है सर्किट में बैटरी, आपने किसी कोई भी सर्किट है उसमें आपने सेल लगा दिए हैं, तो वो सेल जो है आप उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं सर्किट में, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ बैटरी इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब ये है कि सर्किट कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, खुला सर्किट है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखें। यूजुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिनोटेड बाय ई एंड इट इज मेजर्ड इन वोल्ट। इसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। अच्छा जी, पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन अ बैटरी और सेल इज कनेक्टेड इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट इज मेड ऑन। मेड ऑन का मतलब ये है कि कनेक्शन पूरा लगा हुआ है। देन करंट passes through the material of the battery and the cell and also it has small value of resistance। कहता है इसकी अपनी भी रेजिस्टेंस होती है बैटरी की, called internal resistance of the circuit। due to internal resistance some of the energy per unit charge is decrease। अब एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज समवट लेस देन द ईएमएफ। अब कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है ईएमएफ से कुछ कम होता है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है नाउ वी डिफाइन ईएमएफ ऑफ the source। It is the energy supplied by a battery to positive charge when it flow from the closed circuit। जब ये closed circuit में flow हो रहा है चार्जेस, ठीक है, तो ये जो एनर्जी चार्जेस को या पॉजिटिव चार्ज को दी जाती है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। आर द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। और पहले केमिकल एनर्जी थी, वो फिर बाद में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज होती है। व्हेन 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासिस थ्रू द बैटरी, जब 1 कूलम चार्ज जो है बैटरी से गुजर रहा हो। अच्छा जी, तो ईएमएफ क्या है, एनर्जी ओवर चार्ज। एनर्जी को ईएमएफ को ई से जाहिर करते हैं और एनर्जी को डब्ल्यू से, क्योंकि वर्क डन जो है एनर्जी के बराबर होता है, लिहाजा ये जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी जिस समय पैदा होती है। तो ये वर्क डन जो है वो डब्ल्यू ही यहाँ पे लिखेंगे, एनर्जी को भी क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ही हम लिखेंगे। और चार्ज क्या है, क्यू। मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ इन जनरली ईएमएफ रेफर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब जाहिर है ये मैंने पहले भी बताया, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों सेम चीज़ है, तो इसका मतलब यूनिट भी सेम होंगे, वोल्टेज वोल्ट होगा इसका भी यूनिट, ठीक है। तो इधर भी आप देखें ईएमएफ वोल्ट, ये 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलम चार्ज, देन ईएमएफ विल बी 1 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। मैंने पहले भी बताया दोनों सेम चीज़ है। अगर सर्किट नहीं लगा होगा ना बैटरी का, तो फिर हम कहेंगे कि ये ईएमएफ है। अगर आप सर्किट में बैटरी को लगा दें
तो वो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। ये मेन फर्क है इसका। अच्छा जी, so in order to measure the EMF of the in order to measure the EMF of the battery, we connect voltmeter directly with the terminal of the battery। हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। ये देखिए हमने एक वोल्ट मीटर डायरेक्टली बैटरी से लगा दिया। ये तो कि स्विच लगाया ना ऑन ऑफ के लिए, हमने डायरेक्ट बैटरी के साथ लगा दिया वोल्ट मीटर। तो इससे हमें इसकी ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ पता चल जाएगा कितना है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब है ओहम्स लॉ, स्टेट ओहम्स लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है ये। ए जर्मन साइंटिस्ट सीमेंस ओहम फाउंड आउट दैट, अब ये इसने ये मालूम किया स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ करंट आई पासिस थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी। कहते करंट जो है वो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, जो हम इसके अक्रॉस अप्लाई कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। यानी टेम्परेचर तब्दील नहीं होना चाहिए, यानी आप उसको हीट ना करें कि वो पिघल जाए। फिजिकल स्टेट ज़ाहिर है पिघलना ही को कहते हैं, यानी कि पहले वो सॉलिड था तो वो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, इतनी हीट आप नहीं दें उसको। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी होता है। ठीक है, ये देखें करंट is directly proportional to V या V is directly proportional to current. If V is the potential difference across the end of any conductor, then current I will flow through it. The value of the current changes with change in potential difference. अब करंट जितना कि आप ज़्यादा लेना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा लगा दें तो सर्किट में करंट ज़्यादा आता जाएगा। इफ़ ए ग्राफ इज़ ड्रॉन बिटवीन वी एंड आई इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ये देखें ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें V और I के दरमियान, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ये याद रखें, ये बाज़ दफ़ा यूँ भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा ग्राफ है वोल्टेज और करंट के दरमियान। ठीक है, अच्छा जी, इफ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन V एंड I इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन विच रिप्रेजेंट द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन V एंड I। अब इनके दरमियान क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, where R is the constant of proportionality। R जो है constant of proportionality है, whose value can be determined from VI graph। The value of R is different for each conductor। हर कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। This constant R of any conductor is called the resistance of the कंडक्टर। इसको हम ये जो कांस्टेंट आर लिया है ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होगी। जाहिर है हर मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टेंस है, जैसे आयरन है, स्टील है, कार्बन है, कोई और भी जितने जिसमें से करंट गुजर जाता है तो सबकी रेजिस्टेंस क्या होगी, मुख्तलिफ होती है। अच्छा जी, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो ओहम है। क्या है, ओहम। 1 ohm is the resistance of that conductor that carry electric current of 1 ampere। अगर 1 एम्पेयर का करंट गुजर रहा हो तो रेजिस्टेंस क्या होगी, 1 ओहम होगी। when a potential difference of 1 volt is apply across its end। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का लगा दें। ठीक है, ये देखें ये इसी क्वेश्चन में हम पुट करके V इज इक्वल टू आई आर, तो आप इसके साथ क्या करें, इसमें आप ये R इज इक्वल टू V ओवर I। ठीक है, तो आप इसमें वो यूनिट पुट कर दें। V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट जो है 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, 1 ओम होगी। ठीक है, अच्छा जी, लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में एप्लीकेबल है व्हेन टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन आर केप्ट कांस्टेंट। यानी आप टेम्परेचर और उसकी फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट रखें। Ohm's law is applicable even when potential difference across the metallic conductor is reverse। अगर आप metallic conductor में पोटेंशियल डिफरेंस को रिवर्स कर दें, सच कंडक्टर आर कार ओहमिक कंडक्टर, इनको हम ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, डिफाइन एन ओहम। वो दोबारा वही बताया, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच these opposes the flow of electric current through them।
ठीक है, ये पासिंग थ्रू देम, ये जो इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है तो कोई भी कंडक्टर जो है वो अपोज करता है, उसको गुजरने से रोकता है। बाज़ दफ़ा कंडक्टर जो हीट अप भी हो जाता है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ वोल्टेज अप्लाई टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, किसी भी गिवन वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम अप्लाई करते हैं। दूसरा है व्हाट आर द फैक्टर अपॉन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। ये पहले है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी लंबाई कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर और नेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यानी कि पता मालूम होनी चाहिए। लेंथ अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर मोटा कंडक्टर ज़्यादा मोटा है, बारीक नहीं, जैसे तार बारीक है या मोटी है, तो उससे क्या होगा कि करंट जो है वो ज़्यादा गुजर जाएगा। ठीक है, वो उसको रास्ता ज़्यादा गुजरेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रास्ता मिलेगा इलेक्ट्रॉन को गुजरने के लिए। नेचर ऑफ कंडक्टर वो क्या है। अब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो 1/A आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो नीचे हम लिखते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे, ये पहली और ये दूसरी। ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल ओवर ए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करने के लिए। आपको ये पहले भी पता होगा, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब खत्म करते हैं तो वहाँ इक्वल टू का साइन लेते हैं, तो कांस्टेंट लगा देते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिप्रेजेंटेड बाय, ये पी नहीं है, रो है, इसको रो कहते हैं। इस तरह से लिटन वर्ड है ये, क्या है ये, लिटन वर्ड है। अच्छा, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो वहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे हम ये रो लगा देंगे। इट इज़ ए मैथमेटिकल फार्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये हम मैथमेटिकल फार्मूला है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्टर की मालूम करने के लिए। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये रो जो है ना, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। The mathematical formula for the calculation of electrical resistance of a conductor is written by R is equal to rho L over A। अच्छा, अगर हमारे पास we put L is equal to 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो 1 मीटर स्क्वेयर, इसमें आप पुट कर दें 1 और 1, तो ये R और रो दोनों बराबर हो जाएंगे। दिस शोज दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is equal to the resistance of the conductor of a unit length having a unit area of its cross section। ठीक है, ये यूनिट लेंथ के बराबर है। और अगर यूनिट लेंथ हो और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से रो की वैल्यू जो है बाहर निकालते हैं। ए ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। आर जो ओहम में है, ए जो है मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो ये 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, बाकी ओहम मीटर हमारे पास यूनिट आ जाएंगे इसके। यूनिट ऑफ रो ओहम मीटर। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सर्टन सब्सटेंस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये मुख्तलिफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है मेटल की बताई हुई है। ठीक है, ये कहीं कोई एक आदि जो है न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगी, वो ज़्यादा में नहीं है, बहरहाल आप देख लेंगे ये। ठीक है, अच्छा जी, वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर जो है वो क्या होते हैं और इनका करेक्टर कैसे चेंज होता है वो हम देखते हैं। ओहमिक मटेरियल क्या होता है, द मटेरियल दैट ओबे ओहम्स लॉ, ऐसा मटेरियल जो ओहम लॉ को ओबे करता है एंड हेंस हैव ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज आर सेड टू बी ओहमिक मटेरियल। इसको हम क्या कहते हैं, ओहमिक मटेरियल कहते हैं। यानी जो ओहमिक ओहम लॉ को ओबे करेगा ना, वो ओहमिक मटेरियल कहलाएगा। जिसमें ये ग्राफ यूं सीधा होगा, ये सीधा जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, ओमिक मटेरियल कहलाएगा। ओमिक कंडक्टर हैव ए लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशन। ये लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशन होगा ओवर ए लार्ज रेंज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। यानी बहुत लंबी वोल्टेज अगर आप बढ़ाते जाएं फिर भी ये ग्राफ जो है स्ट्रेट रहेगा। द स्ट्रेट लाइन शो ए कांस्टेंट रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब ये क्या है, कांस्टेंट रेशियो होगी वोल्टेज और करंट के दरमियान। ओहम लॉ इज ओबेड। फॉर एग्जांपल मोस्ट मेटल शो ओहमिक बिहेवियर।
बहुत सारी मेटल जो ओमिक बिहेवियर को शो करती हैं। अच्छा जी, नॉन ओमिक मटेरियल, non-ohmic material have resistance that changes with voltage and or current are called non-ohmic material। ये वोल्टेज और करंट के साथ तब्दील होती हैं, इन्हें non-ohmic material कहते हैं। non-ohmic material have a नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशन, इनमें नॉन लीनियर होती है। ग्राफ ऊपर को बेंड कर रहा है या नीचे को बेंड कर रहा है, तो ये इसका मतलब वो नॉन ओहमिक है, ओहमिक ओहम लॉ को ओबे नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल फिलामेंट लैंप और थर्मिस्टर, फिलामेंट लैंप या थर्मिस्टर होता है ये। अच्छा जी, द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट राइजेस, अब कहता है रेजिस्टेंस बढ़ती है अगर करंट कम हो, एज इट गेट हॉटर विच इज शोन बाय द ग्रेडियंट गेटिंग स्टीपर। ग्रेडियंट, ये जो लाइन है इसका जो ग्रेडियंट हम लेते हैं वो स्लोप को कहते हैं। ग्रेडियंट आपको पता होगा शायद, स्लोप सब पिछली क्लास में आपने किया, यहाँ नया लफ्ज इस्तेमाल हो गया ग्रेडियंट, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये आपने देखा होगा कि बल्ब जो है वो उसके अंदर जो ट्यूबलाइट नहीं बल्ब, तो उसमें एक वायर लगी होती है जो टंगस्टन की होती है बनी हुई, तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हम लागू ओबे नहीं कर रहे। अच्छा जी है, ए थर्मिस्टर ए हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है। क्या है ये? हीट सेंसिटिव रेजिस्टर बिहेव इन अपोजिट वे, इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज इट गेट हॉटर। अगर ये हॉटर हो जाए ना तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, रेजिस्टेंस कम होती तो करंट ज़्यादा बहेगा, ठीक है। लेकिन आम चीज़ों में ऐसे नहीं है, ये भी ओमिक लॉ को ओबे नहीं कर रहा, तो इसका ग्राफ यूँ नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट, करंट के फ्लो के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, ठीक है। इसके बाद कंडक्टर क्या होता है? द मटेरियल थ्रू विच करंट कैन पास इज कॉल्ड कंडक्टर। ये आपने पढ़ा हुआ है कि ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो करता है इसको हम कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। वाई डू वी ऑलवेज यूज मेटल वायर फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी? because they are good conductor of electricity and offer less resistance to the flow of electron। ये अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और फ्री इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं, और ये जो है लेस रेजिस्टेंस देते हैं करंट को, ठीक है। हाउ कैन वी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद मोर इजीली? आसानी से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मेटल लाइक सिल्वर एंड कॉपर हैव एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब सिल्वर और कॉपर ये ज़्यादातर हम वायर के लिए यूज़ करते हैं। इनमें कहते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, विच बहुत ज़्यादा हैं, विच आर नॉट हेल्ड स्ट्रांगली विद एनी पार्टिकुलर एटम ऑफ मेटल, जो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली हेल्ड नहीं है। एटम एटम के साथ ये क्या है? स्ट्रांगली हेल्ड नहीं है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली, बेतरतीबी से मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, पहले भी मैंने बताया था, इनसाइड द मेटल, मेटल में। व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड दीज इलेक्ट्रॉन कैन ईजीली मूव इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। जब हम बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो ये ईजीली मूव करेंगे ख़ास सीमत के अंदर। मतलब पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, फिर हमने क्या किया, बैटरी लगा दी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया एक्सटर्नल, तो वो खास सीमत में मूव करने लग जाएंगे। दिस मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड काजेज द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल वायर। अब कहते हैं ये जो खास सीमत में मूव कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, वो जिसके वजह से, मूवमेंट की वजह से करंट जो है वायर में फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगी। उसकी वजह ये होगी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एटम के लेटस के साथ टकराएंगे। लेटस वो है जहाँ पे एटम का एक तरतीब से मौजूद है, उसको लेटस कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कुलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद देम एंड विद द एटम ऑफ मेटल, ठीक है। वो आपस में भी टकराएंगे, नंबर ऑफ कुलियन ज़्यादा हो जाएंगे, और मेटल के एटम के साथ भी नंबर ऑफ कुलियन जो है इनका ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है इंसुलेटर। द मटेरियल थ्रू विच करंट कैन नॉट पास इज कॉल्ड इंसुलेटर। जिसमें से करंट गुजर नहीं सकता उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। ऑल मेटल कंटेन इलेक्ट्रॉन
तमाम मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन इंसुलेटर आर नॉट फ्री टू मूव। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं है, यानी कि आज़ादी से मूव नहीं कर सकते। दे आर टाइटली बॉन्ड इनसाइड द एटम, हैंस करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू एन इंसुलेटर। और करंट जो इंसुलेटर से फ्लो नहीं करता, बिकॉज देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर द फ्लो ऑफ करंट। कहते हैं उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं करंट के फ्लो के लिए। इंसुलेटर हैव वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी इनकी ज़ाहिर है रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, इंसुलेटर कैन इजीली charge by friction and the induced charge remains static on their surface। अब कहते हैं इंसुलेटर को हम आसानी से चार्ज कर सकते हैं फ्रिक्शन के जरिए, और इलेक्ट्रॉन स्टैटिक कंडीशन में ही रहते हैं, मूव नहीं करते। एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर आर ग्लास, वुड, प्लास्टिक, फूड, सिल्क, ये सारी इसकी एग्जांपल है। ठीक है जी, तो ये बच्चों आज का लेक्चर था। तो आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वांट एनी क्वेश्चन? बच्चों कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो पूछ सकते हैं। नो, चलो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। ये हसन जो है वो कुछ कहना चाह रहा है। जी हसन, क्या बात है? जी हसन, क्या कहना चाह रहे हैं? जी बच्चे, हाफ ईयरली में कौन से चैप्टर आएंगे फिजिक्स में? हाफ ईयरली में एक तो 14वां 15वां ये चल रहा है, इससे अगला भी, और जो पीछे हमने किए हैं वो आएंगे। ठीक है, 10 ओके सर। दो तीन वो, तीन वो और ये दो आएंगे। चलें, थैंक यू वेरी मच।